वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमने बात की थी सब कंपनी लॉ के टाइमलाइन की कि कंपनीज एक्ट 2013 जो आया है वो किस किस टाइमलाइन को गुजर कर आया है, कौन कौन सी कब कब बिल को बनाया गया था, कितनी बार बिल को बनाया गया था, फिर कब अप्रूव हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में कब अप्रूव हुआ, सब बीजेपी ने क्या बोला, कांग्रेस ने क्या बोला, कौन कौन से प्रोविजंस लाए गए थे, ये सारा का सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं सब टाइमलाइन वाले प्रोविजन में। चल अब हम बात करें यार सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 के पहले कंपनीज एक्ट में क्या दिया है यार? सबसे पहली बात तो ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बाद 64वां एक्ट था पार्लियामेंट में, राइट? मतलब 64वें साल बाद अगर आप काउंट करोगे 1950 से 2013 तक एक्ट जो आया था, तो 64th ईयर में जब हमारा भारत का रिपब्लिक बना था 1950 में, राइट, तब से 64वें साल में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये तो हुई एक बात। आगे नाम क्या है साहब? आपको पता है, कंपनीज एक्ट 2013। 2013 वाले साल में जितने भी एक्ट पास हुए थे, तो कंपनीज एक्ट का नंबर कौन सा था यार? 18th नंबर। ये अपन ने बात कर ली थी। इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये चीज इंपॉर्टेंट था। प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूवल कब दी थी यार? 29 अगस्त 2013 को। मेजरली जो एक्ट चालू हुआ लगना वो कब से चालू हुआ? 1 अप्रैल 2014 से। मेजर प्रोविजंस आए थे आपके नोटिफाइड इन फेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 12 सितंबर 2013 को। जो फर्स्ट सेट ऑफ सेक्शन 98 सेक्शन जो इंट्रोड्यूस हुए थे, राइट, अलग अलग 98 सेक्शन बिखराव वाले, वो आपके हुए थे 12 सितंबर। अकॉर्डिंगली अलग अलग फेज वाइज मैनर में सेक्शंस एप्लीकेबल होना स्टार्ट हुआ। ये पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर कौन करता है? तो भाई इसको एडमिनिस्टर करता है एमसीए, मतलब हमारी निर्मला आंटी इसको देखती हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? मतलब जो टोटल सेक्शन है 470, वो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? तो वो चैप्टर्स कितने हैं यार? 29। और टोटल स्केड्यूल्स कितने हैं? तो भाई आपके पास 7 तरीके के स्केड्यूल्स हैं जो यहाँ पर हैं, जिसमें एक स्केड्यूल डेप्रिसिएशन का भी मिलेगा, एक स्केड्यूल आपको CSR वाला भी मिलेगा। ये सारे के सारे स्केड्यूल 7 हैं हमारे पास। तो याद रखने वाली बात क्या है? 470 सेक्शन है जो डिवाइड हुए हैं सब 29 चैप्टर्स में। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर जमाने भर के आपको रूल्स मिलेंगे, हर चैप्टर के साथ में जनरली एक सेट ऑफ रूल्स है यहाँ पर। और स्केड्यूल्स कितने हैं? तो भाई 7 स्केड्यूल्स हैं। चले चैप्टर 1 की बात करें। अब चैप्टर 1 में कितने सेक्शन हैं हमारे पास वो हम बात करें, तो सबसे पहला सेक्शन सेक्शन 1 है। और क्या बात करता है ये? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। मतलब 4 चीजों की बात करता है सेक्शन नंबर 1। शॉर्ट टाइटल तो भाई ये है कंपनीज एक्ट 2013। कहां तक लगेगा? पूरे भारत पर लगने वाला। ये हो गया आपका एक्सटेंट का पॉइंट। कमेंसमेंट कौन सी तारीख से कमेंस हुआ वो है। और एप्लीकेशन कहां कहां कौन कौन सी कंपनीज पर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस लगने वाले हैं, वो चीज यहां पर दी गई है। इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम सेक्शन 1 को, ये है बेसिकली चैप्टर प्रीलिमिनरी है हमारे पास, बेसिक्स वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां पर अगर हम जाएं तो ओवरऑल सेक्शन 1 में सब सेक्शन है, और यहां पर सब सेक्शन 1 से लेकर 4 है। पूरा का पूरा सेक्शन 1 कितने सब सेक्शन में है यार? ये एस मतलब क्या है साहब? ये है आपका सब सेक्शन, ये है आपका सब सेक्शन, ये है आपका सब सेक्शन। तो जहां पर भी आपको नोट्स में एस दिखाई दे, इसका मतलब वो हम सब सेक्शन है। मैंने पहले ही कहा है भाई, हम बेयर टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, सब जो पार्लियामेंट में पास हुआ था लॉ विद रूल्स विद नोटिफिकेशंस, वो हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो भाई सेक्शन 1 है, और सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? द एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट को हम क्या बोले साहब? कंपनीज एक्ट 2013। अब थोड़ा सा हम इंटरप्रिटेशन की बात भी करेंगे यहां पर, क्योंकि हम बेयर टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और इंटरप्रिटेशन में मजा आता है यार। ध्यान से, सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। अरे भाई,
ये वर्ड मे क्यों है यहाँ पर तो शैल होना चाहिए। अरे भाई आप इसको जब एक्ट फाइनल हो गया, पास हो गया, पार्लियामेंट सब कुछ हो गया, तो यहाँ पर तो क्या होना चाहिए साहब, कंपलसरी है भाई। इसको हम क्या बोलेंगे यार, कंपनीज एक्ट 2013 वाला एक्ट। ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या बोला, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। क्या जम्मू एंड कश्मीर पर लगेगा? यस, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पर भी लगेगा। राइट, जो भारत के पास कश्मीर का हिस्सा है उस पर भी एक्ट लगेगा। क्या पाकिस्तान पीओके वाला लगेगा? क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर? ना भी नहीं लगेगा। जब वो अमित शाह जी ऑर्डर दे देंगे तब से वो लगना चालू हो जाएगा। फॉर द टाइमिंग सब ये आपका इंडिया के पास जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है उस पर भी कंपनीज एक्ट लगता है। मैं वहां जाकर कंपनी बनाऊंगा, देन आई नीड टू फॉलो द कंपनीज एक्ट प्रोविजंस। आगे ये तो हुए दो तरीके के सबसेक्शन। सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि भाई अब जैसे यहां पर टोटल सेक्शन कितने हैं, 470। तो सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट चाहे तो अलग अलग डेट्स पर अलग अलग प्रोविजन अप्लाई कर सकती है। जैसे कि सबसे पहला सेट ऑफ सेक्शन सितंबर में आए थे 98 सेक्शन, फिर 143 सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे और अकॉर्डिंगली चैप्टर वाइज चैप्टर इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो सबसेक्शन दिस सेक्शन शेल come into force at once and the remaining provision of this act shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette। भारत सरकार अपना प्रेम पत्र में, राज्य पत्र में जब नोटिफाई करेगा तब से वो सेक्शन एप्लीकेबल होना चालू हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि भाई सेक्शन आ जाएंगे एक साथ में, बट गवर्नमेंट जो डेट बोलेगा वो डेट से आपको क्या करना है, उसको नोटिफाई करना है। अपॉइंट और डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन। गवर्नमेंट बोल सकता है कि भाई ये सेट ऑफ 4 सेक्शन के लिए सब ये सेक्शन ये डेट से अप्लाई होगा, ये 4 ऑफ सेक्शन के लिए ये डेट से अप्लाई होगा। तो गवर्नमेंट अलग अलग प्रोविजन के लिए अलग अलग डेट नोटिफाई कर सकता है। Any reference in any provision to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force on that of that provision। तो लॉ ने बोला साहब जब भी प्रोविजन जब भी आया है, जिस डेट को नोटिफाई किया है, आप मान के चले साहब वो तब उस डेट से वो इफेक्टिव होना प्रैक्टिकल लाइफ में चालू होने वाला है। तो सब सेक्शन 3 एज सच देखें साहब तो हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम का नहीं है सेक्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ नोटिफाइड डेट की बात करी गई है। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है भाई, कंपनीज एक्ट का नाम बोलता है, वर्ड में है वहां पर। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, कहां कहां लगेगा, तो भाई पूरे के पूरे भारत पर लगेगा। क्या अखंड भारत पर लगेगा, तो भाई ये समय बताएगा, जब लगेगा तब लगेगा। फॉर द टाइमिंग इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर आज ये प्रोविजन नहीं लगने वाला है। सबसेक्शन 3 हमारे यूं ही काम का प्रोविजन नहीं है। ये प्रोविजन तो गवर्नमेंट को पावर देता है कि भाई सरकार जब जब चाहे तो किसी किसी सेक्शन को अलग अलग डेट्स पर नोटिफाई कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेबिलिटी की। चले अब सब सेक्शन 4, तो मुझे लगता है भाई ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन कौन सा है यार, 4। और सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, ये बोलता है एप्लीकेशन की बात। सब सेक्शन 4 काय की बात करता है भाई, ये बात करता है एप्लीकेशन की बात की। अब कंपनीज एक्ट कहां तक लगेगा, अप टू किस रीच तक लगेगा, वो बताता है सब सेक्शन 4। बहुत ध्यान से, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। तो सबसेक्शन 4 हमारे पास, सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, सबसेक्शन 4 बोलता है कि भाई ये कंपनीज एक्ट 2013 वाला ये कहां कहां लगेगा। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है सब 2013 वाले एक्ट में, उन पर ये प्रोविजन लगने वाला है, एक बात। दूसरा, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पर, प्रीवियस कंपनी लॉ में। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब आप बोल रहे साहब कंपनीज एक्ट 1956 में कोई कंपनी बनी है सब, फॉर एग्जांपल रिलायंस टाटा। सब 1913 में अगर कोई कंपनी बनी है, 1956 के पहले और कोई कंपनी बनी है, कोलकाता वगैरह में बनी होगी, तो सब वो वाली कंपनी है। और भी कोई प्रीवियस कंपनी लॉ है तो उनमें जो कंपनी बनी है उसको भी 2013 लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बने थे 1913 में
वो हट गया, 56 भी हट गया, तो भाई 2013 नहीं लगेगा। ये पर्टिकुलर क्लॉज आपको बोलता है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 उसी तरीके से जैसे आप 1956 फॉलो करा करते थे या 1913 फॉलो किया करते थे, मतलब प्रीवियस कंपनी लॉ। तो ये प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। आगे पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर सी है, पॉइंट नंबर डी है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, राइट। चले, तो कुल मिला के सब ये 3 तरह की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अब लॉ ने बोला यार कि इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। ये क्या होता है साहब, जो भी कंपनी, अगर फॉर एग्जांपल साहब HDFC लाइफ इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके के एक्ट हैं। एक है आपका पास इंश्योरेंस एक्ट 1938 और एक है इरडा अथॉरिटी, IRADA अथॉरिटी, इरडा IRDA 1999 वाली अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस कंपनी को कंपलसरी दोनों एक्ट फॉलो करना पड़ता है। अब लॉ ने बोला भाई तेको 1938 वाला भी एक्ट फॉलो करना है, तेको 1999 वाला भी फॉलो करना है, और तेको क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड हो तो आपको यू नीड टू कंप्लाई कंपनीज एक्ट ऑल्सो। तो लॉ ने आपको बोला कि एक काम करो यार, 2-3 चीजें, ये तीनों कंपनीज के लिए प्रोविजन है। स्पेसिफिक कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये हो गया स्पेसिफिक एक्ट और ये हो गया कंपनीज एक्ट। अब से फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक कंपनीज में कोई पर्टिकुलर स्टॉक वैल्यूएशन का प्रोविजन है, स्पेसिफिक कंपनीज में, स्पेसिफिक कंपनीज के एक्ट में स्टॉक वैल्यूएशन का प्रोविजन है। यस, यस। तो क्या फॉलो करना है इनको, स्पेसिफिक एक्ट फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, स्पेसिफिक एक्ट फॉलो करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का यहां पर कोई भी प्रोविजन नहीं है। मान के चलो इंश्योरेंस कंपनी में डेप्रिसिएशन का कोई प्रोविजन नहीं है, या स्पेसिफिक एक्ट में डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं करी गई है, और कंपनीज एक्ट में है। तो लॉ ने बोला फिर आपको क्या फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। बराबर है। कंटिंजेंट लॉसेस अगर कुछ होते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में कॉन्टिंजेंट असेट्स या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में क्या फॉलो, अगर से फॉर एग्जांपल यहां पर प्रोविजन है और यहां पर प्रोविजन नहीं है तो क्या फॉलो करोगे यार, स्पेसिफिक एक्ट। करेक्ट। अब से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टॉपिक है डिविडेंड का, और डिविडेंड यहां पर बोलता है कि भाई आप डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट में से बांट सकते हैं, और यहां पर बोलता है कि डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट में से नहीं बांट सकते। अब झगड़ा है, तो लॉ ने बोला अगर स्पेसिफिक एक्ट में अलग प्रोविजन है, कंपनीज एक्ट में अलग प्रोविजन है, तो आपको किसको फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है स्पेसिफिक एक्ट। और अगर आपने स्पेसिफिक एक्ट को फॉलो कर लिया तो ये कंप्लायंस माना जाएगा।
कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्यों? क्योंकि सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 ये बात कहता है। क्या बोलता है कि भाई अगर आपने स्पेसिफिक ओवर जनरल की बात करी, राइट, स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, ये हमारा कौन सा प्रोविजन है? सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की बात। चल, तो ये कुल मिलाकर सब आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हुआ कि भाई किस तरीके से कौन कौन से प्रोविजन इसके ऊपर लगने वाले हैं। चल, तो ये हुआ हमारा ए पॉइंट, बी सी डी को। अब ये तीनों पॉइंट हमने यहां पर समझ लिए हैं, पढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को कंपनीज एक्ट कहां तक फॉलो करना है? एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन आपको वहां तक फॉलो करना है जब तक वो इनकंसिस्टेंट ना हो। कौन से एक्ट से? इंश्योरेंस एक्ट, IRDA वाले एक्ट से और इंश्योरेंस एक्ट से। मतलब इनकंसिस्टेंट ना हो तब तक तो आप कंपनीज एक्ट फॉलो कर लो, बट अगर इनकंसिस्टेंसी है, राइट, तो वहां पर दिक्कत है। यहां भी सेम प्रोविजन है, यहां भी, तो आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। आगे, बैंकिंग कंपनी एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो मुद्दा है कंपनी एंगेज इन द जनरेशन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के हिसाब से आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट वहां तक फॉलो करना है जब तक कि इनके स्पेसिफिक एक्ट का उल्लंघन ना होता है। इन केस अगर स्पेसिफिक एक्ट में अलग प्रोविजन है, कंपनीज एक्ट में अलग प्रोविजन है, हमारे वाले केस में डिविडेंड के लिए फॉर एग्जांपल स्टॉक वैल्यूएशन, कुछ भी बोल दो आप उसमें, क्लोजिंग स्टॉक के लिए, तो आपको कंपनीज एक्ट कहां तक फॉलो करना है? जब तक इनकंसिस्टेंट ना हो, अदरवाइज उसको इग्नोर मारो और आप आगे की कहानी को फॉलो करना है आपको स्पेसिफिक एक्ट। ई प्रोविजन, any other company governed by the special act for the time being in force except in so far as the said provision are inconsistent। अच्छा, ये हो गया जनरल कंपनी के लिए कि कल के दिन कोई स्पेशल कंपनी आ गई और वो स्पेशल कंपनी के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन आ गया तो फिर आपको वो पर्टिकुलर एक्ट को फॉलो करना है, ना कि हमारा कंपनीज एक्ट को। लास्ट पॉइंट, एफ पॉइंट क्या बोल रहा है? सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर एन एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन specify in this behalf subject to such exception, modification, adaptation as may be specified in the notification। तो लॉ ने बोला यार ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट में फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया तुझ पे कंपनीज एक्ट नहीं लगता, फिर तुझ पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस नहीं लगते हैं। ये चीज काम की है हमारे पास में। चले थोड़ा सा और एनालिसिस वगैरह की बात करें, सब कंसेप्ट क्या होगा? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बाय, चले आगे। सेक्शन 1 की हमने बात कर ली है भाई, एक्ट को हम क्या बोलेंगे? द कंपनीज एक्ट 2013, पूरे के पूरे भारत पे लगेगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ सेक्शन 370 हटाया था बॉस 2019 में अमित शाह जी ने, सब पे लगने लगा ये। आगे ये अलग अलग डेट के लिए बात कर रहा है कि भाई अलग अलग डेट पर अलग अलग प्रोविजन के आए थे। 2016 में एनसीएलटी के रिलेटेड प्रोविजंस आए थे, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है भाई? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुआ 1956 में, लगभग 70 के आसपास इनकॉर्पोरेट हुई थी, बट गवर्न किससे होना है अब? 2013 से। जोमेटो इनकॉर्पोरेट हुआ आफ्टर 2013, इज गवर्न डायरेक्टली अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट वेयर इनकंसिस्टेंट विद द इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA एक्ट, एग्जांपल LIC, ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस कंपनी, दिस कंपनी फॉलो कंपनीज एक्ट अलोंग विद द IRDA फ्रेमवर्क। इनकंसिस्टेंट होगा तो कंपनीज एक्ट को इग्नोर मारो, आगे बात करो।
बैंकिंग कंपनी एक्सेप्ट वेयर इनकंसिस्टेंसी, SBI हुआ, HDFC हुआ, ये कंपनीज एक्ट को वहां तक फॉलो करते हैं जहां तक इनकंसिस्टेंसी ना हो। डी पॉइंट, कंपनी एंगेज इन जनरेशन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट वेयर इनकंसिस्टेंसी विद द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के हिसाब से। एग्जाम्पल NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, टाटा पावर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी। दिस फॉलो कंपनीज एक्ट प्लस सेक्टोरियल रेगुलेशंस रूल्स भी आपको फॉलो करना है। ई पॉइंट, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट एक्सेप्ट वेयर इनकंसिस्टेंसी। एग्जाम्पल नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, गवर्नड अंडर ए स्पेशल नाबार्ड एक्ट 1981, उससे गवर्न होता है। मतलब ये तीनों तो BCD पॉइंट हमारे स्पेसिफिक पॉइंट होगा, ये ई वाला पॉइंट ये स्पेसिफिक एक्ट के लिए स्पेसिफिक अथॉरिटी की बात कर रहा है। सेबी, IRDA एटसेट्रा आल्सो क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट नॉट गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। F पॉइंट, सच बॉडी कॉर्पोरेट जिनको गवर्नमेंट ने बोला है, से फॉर एग्जांपल NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी। भाई NHB पे सारे प्रोविजंस नहीं लगते। इंसॉल्वेंसी, IBBI, ऑल्दो अ रेगुलेटर सम प्रोविजन में अप्लाई इफ सो नोटिफाइड। अब हम क्वेश्चंस की बात करें भाई। ये तो हो गए आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, पहला वाला, एक्सप्लेन द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ कंपनीज गवर्न अंडर द सब क्लॉजेस। हर एक सब क्लॉज का एग्जाम्पल दो, तो आपको एग्जाम्पल पूरा दिया गया है कि भाई किस तरीके से गवर्न होना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लिख कर आ सकते हैं। सेकेंड, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड डिफरेंट कमेंसमेंट डेट्स फॉर डिफरेंट प्रोविजन अंडर द 1(3), गिव रियल एग्जाम्पल ऑफ सच फेज इंप्लीमेंटेशन में। तो भाई 98 सेक्शन अप्लाई हुए 12 सितंबर से, फिर 143 सेक्शन, और फिर सारे के सारे सेक्शन 1 अप्रैल 2016 में NCLT के प्रोविजंस। थर्ड क्वेश्चन, which companies are exempt from certain provision of Companies Act due to the presence of special regulator? कितना exemption है, कहां तक है, क्या क्या blanket exemption है क्या? आंसर इज नो। जहां तक एप्लीकेबल है exemption, जब तक inconsistency ना हो। डिस्कस हाउ सेक्शन 14F सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से स्पेसिफाई करके बोला है। सेंट्रल गवर्नमेंट empowers the central government mention examples of any body corporate notified under this particular clause। किसी पर्टिकुलर क्लॉज में किसको नोटिफाई किया गया, तो आपके सामने एग्जाम्पल है सब, IBBI वाला एग्जाम्पल है, NHB वाला एग्जाम्पल है, इनको आप कोट कर सकते हैं। आगे सवाल लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का केस है। एग्जाम्पल क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी है भाई? अरे MP इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हमारे पास। Engage in generation and transmission of electricity, it has been penalized under the Companies Act 2013 for non-compliance with financial reporting requirement। गवर्न होती है स्पेशल एक्ट से। कंपनीज एक्ट ने पेनल्टी लगा दी, मतलब ROC साहब ने पेनल्टी लगा दी, काहे के लिए? कि भैया तुमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का नॉन कंप्लायंस किया। द कंपनी क्लेम्स दैट द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 गवर्न इट एक्सक्लूसिवली, विल द कंपनीज एक्ट स्टिल अप्लाई? तो हमें सेक्शन 14D की तरफ चलना पड़ेगा। कंपनी क्या बोल रही है कि भाई हम तो सिर्फ गवर्न किससे होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से। तो हमको लॉजिकल है कंपनीज एक्ट नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए तो रिपोर्टिंग नहीं करी तो पेनल्टी ना लगे, ये इनका क्वेश्चन है। ये है आपका 14D बात करता है इंटरप्रिटेशन। द कंपनीज एक्ट विल अप्लाई टू XYZ लिमिटेड। क्या लगेगा? क्या यस लगेगा। कहां तक? हाउएवर, if any provision of Companies Act conflict with the Electricity Act, then the Electricity Act will prevail only to that extent। Conclusion, XYZ Limited must comply with the financial reporting provision। और ROC साहब ने जो पेनल्टी लगाई है वो बिल्कुल सही लगाई है, आपको तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, CSR वर्सेस इंश्योरेंस लॉ। AB Insurance Limited claims that the CSR provision under 135 do not apply due to the Insurance Act 1938। वो बोल रहा है भाई इंश्योरेंस एक्ट 1938 है तो इसलिए हमारे ऊपर CSR नहीं लगना चाहिए। अब आपको चेक करना है कि भाई CSR में कोई एग्जम्पशन है क्या?
14 CSR 135 is not inconsistent with any section of the, मतलब इंश्योरेंस एक्ट 1938 में ना ही 1999 में CSR का कोई भी प्रोविजन है ही नहीं, और अगर CSR का प्रोविजन नहीं है तो इनकंसिस्टेंसी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 135. No provision in the Insurance Act expressly exclude CSR obligation. Conclusion: CSR under the Companies Act 2013 applies to insurance company also unless there is a proven inconsistency. So AB Limited cannot escape the CSR obligation. क्या इनको CSR obligation से छूट मिल सकती है क्या? आंसर इज नो. स्टैगर्ड नोटिफिकेशन, अलग अलग नोटिफाई हुए हैं. एक्सप्लेन द रैशनल, रैशनल मतलब रीजन, behind different commencement dates under section 1(3). Section 1 subsection 3. Give examples. 1(3). Purpose to allow. अच्छा, क्यों करते हैं ऐसा ये? अरे भाई जाके ताकि जो कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है ना वो धीमे धीमे अप्लाई हो पाए विद क्लैरिटी. This allows the phased implementation of complex provision, give time for the MCA, NCLT and companies to prepare system and rules. इकट्ठा पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट ला दिया तो आप तो हो जाओगे पागल. इंप्लीमेंट करने वाले कंपनी सेक्रेटरी पागल हो जाएंगे, सीए पागल हो जाएगा, सिस्टम पागल हो जाएगा, एमसीए तो है ही पहले से. तो ये लाभ इसलिए इन्होंने क्या करा, अलग अलग प्रोविजन टाइम टाइम पे लाते रहते हैं. एग्जाम्पल, सेक्शन 1 नोटिफाई कब हुआ? 12 सितंबर 2013. सेक्शन रिलेटेड टू एनसीएलटी 2016 में, सीएसआर प्रोविजन 2014 में. क्यों? ताकि स्टैगर्ड आराम से स्मूथ कंप्लायंस कर पाए. Staggered commencement enables smooth transitional compliance and regulatory readiness. Question number 4. Companies under Special Act. How and when does the Companies Act apply to SEBI, NABARD? 14E, 14F. Example, SEBI created under the SEBI Act 1992. NABARD 1989 वाले 81 वाले एक्ट में आया. IRDA, IBBI created under the respective act. Conclusion: such bodies are not primarily governed by the Companies Act. ये मुख्यतः Companies Act से govern नहीं होती हैं unless specified notified. Even then, only the non-conflicting provision of the act will apply. Companies Act का सिर्फ वही provision लगने वाला है जो non-conflicting है. Question 5. Continuity from previous law. Does a company formed under the Companies Act 1913 still fall under the 2013? बिल्कुल लगेगा. Yes. Okay. Tata Steel incorporated in 1907, still governed by the Companies Act 2013 today. Old companies are grandfathered into a new regime. Bank compliance conflict. Can ROC penalize PQR Bank Limited Schedule Bank for late MGT filing? Answer is yes. अरे भाई क्योंकि कंपनीज एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन है ही नहीं ना यार. MGT 7 that is called annual return not inconsistent with the Banking Regulation Act. Banking Regulation Act 1934 वाला जो है 1949 वाला, RBI Act 1934 है राइट. 1949 वाला जो है इसमें ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं जो आपको एग्जम्पशन देता है, लेट फाइलिंग के लिए छूट देता है. नोटिफिकेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स. कैन अ सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरराइड द कंपनीज एक्ट वाया नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज एफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई subject to such exception, modification, adaptation. Example, NHB was notified under this clause in 2014 for selective compliance. आपको पूरी की पूरी कंप्लायंस नहीं करनी, कुछ एक सेक्शन फॉलो करने कंपनीज एक्ट के. लिमिट कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट एंटायरली. आप पूरे के पूरे एक्ट को ओवरराइडिंग नहीं कर सकते. नोटिफिकेशन मस्ट ऑपरेट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. विद इन द फ्रेमवर्क में आपको काम करना है, उसी हिसाब से सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज एफ में ये एग्जम्पशन की बात करी गई है.
Conclusion. The central government can notify bodies but cannot bypass core provision of the act beyond what is permitted. आप bypass नहीं कर सकते, आप core provision के आगे जाके बात नहीं कर सकते. Construction of commencement. Question. Why is this line important? Reference to the commencement of this act shall be constructed as a reference to the coming into force of that provision. Legal. क्यों है? Confusion avoid करने के लिए. To avoid confusion when interpreting commencement dates for specific section. For example, section 66 reduction of capital notify हुआ 2016 में. So commencement of this act in section 66 2016 होगा, ना कि 2013. अरे भाई ये एक्ट, ये सेक्शन जो आया है पर्टिकुलर वो 66 वाला, ये कब आया? 2016 में. तो इसके लिए कौन सी डेट काम करेगी यार? 2016 वाली, ना कि 2013 वाली. कंक्लूजन. एंश्योर करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हेन राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस अराइज अंडर ईच सेक्शन. हर सेक्शन में राइट्स, ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं, इसलिए यहां पर ये दिया गया है. तो कुल मिलाकर सब हमने सेक्शन 1 की बात करी, और सेक्शन 1 में कितने तरीके के सब सेक्शन हैं यार? 4 तरीके के सब सेक्शन हैं. सेक्शन 1 में कितने सब सेक्शन हमारे पास? 4. सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4. सब सेक्शन 1 में कंपनीज एक्ट 2013 वाला जिक्र है. सब सेक्शन 2 में जम्मू एंड कश्मीर पर एक्ट लगता है. सब सेक्शन 3 में डिफरेंट डेट्स की बात करी गई है, और सब सेक्शन 4 में एप्लीकेशन की बात करी गई है. और ये एप्लीकेशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 A, B, C, D, F अलग अलग तरीके के 6 पॉइंट हैं. ये स्पेसिफिक कंपनीज के लिए हैं. इस वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट है. ये स्पेसिफिक एक्ट वाली कंपनी है, एंड ये कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ की बात करता है. तो कुल मिलाकर साहब सेक्शन 1 में हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है जो हमने बात की है. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा भाई सेक्शन 1 की कहानी. चैप्टर 2. चैप्टर 2 किस चीज का है यार? तो सेक्शन 1 में, अच्छा चैप्टर 1 में सेक्शन 1 एंड 2 का जिक्र है. 2 में है डेफिनेशंस पार्ट. तो चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 में चालू होगा सेक्शन 3 से. थ्री से लेकर सेक्शन 22 तक का जिक्र. नाम क्या है इसका? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू. ये किसका नाम है? ये चैप्टर का नाम है. अरे भाई ये किसका नाम है? ये पर्टिकुलर उस चैप्टर का नाम दिया गया है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और इसका पॉइंट है सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. सबसेक्शन 1 अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस. अब देखो इंटरप्रिटेशन. पहली बात तो सेक्शन 3 में कितने सब सेक्शन है? 1 ये रहा. फिर इसमें 1 में रूल है, रूल नंबर 4 है. फिर ये टेबल बनाकर दी गई. सब सेक्शन 2 ये रहा. इसमें कुल मिला के 2 ही सब सेक्शन है सेक्शन 3 में, राइट. फिर आपको अलग अलग केसेस दिए गए हैं. चले तो भाई ये जो आपका सेक्शन 3 है, इसमें सब सेक्शन कितने हैं यार? 1,
एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 है प्लस रूल 4 है। रूल कौन सा है यार? 4 वाला। अ कंपनी में बी फॉर्म्ड, अब देखो गलत क्या है वर्ड, मे बी। भाई हम इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। अगर आपको कंपनी बनाना है, क्या मैं अफीम चरस गांजा बेचने के लिए कंपनी बना सकता हूं क्या? ना। तो लॉजिकल है यहां पर शैल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शैल। बट लॉ में क्या लिखा है? मे बी। मैंने एक कंपनी बनाई, मेरे पास 2 क्लाइंट आए, बोले सर हमें एक कंपनी बनाना है। मैंने कहा बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पैसे लगेंगे? अपन ने बोला 20,000 रुपए। बोले सर हम तो अफीम चरस गांजा नीमच से लाएंगे, पैकेट करके अपना ट्रेडमार्क वाला ठप्पा लगाकर और अपना वो अफीम चरस गांजा बेचेंगे। तो मैं बोलूंगा भाई पागल हो क्या तुम यार, अफीम चरस गांजा बेचते हैं क्या? लीगल थोड़ी ना है वो। उन्होंने लेके साहब सेक्शन 3 खुला और बोला सर आप इंटरप्रिटेशन निकालो, लॉ में वर्ड क्या लिखा है? मे बी। भाई याद रखना इसको डिबेटेबल नहीं है। आप क्या होगा, मैं बोल रहा हूं कि नहीं यार ये मे को आपको शेल पढ़ना है, क्लाइंट क्या बोल रहा है? नहीं सर मे को हम मे पढ़ेंगे। कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में दो कोर्ट में, और फिर कोर्ट में जज साहब देखेंगे एक्ट की मूल भावना। तो वहां पर बहुत बार बहुत सारे केसेस में कोर्ट ने मे को शेल की तरह रीड आउट किया है, भले ही वो प्रोविजन में एक्ट में आज भी क्या वर्ड लिखा है? मे। तो याद रखना साहब, आपको कंपनी बनानी है तो वो इलीगल पर्पस के लिए नहीं बनाओगे, आप कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए ही बनाओगे। बेसिकली इसको इंटरप्रेट करना है शेल के फॉर्मेट में, बट लॉ में क्या लिखा है? सबसेक्शन 1 में मे। 7 or more persons where the company is to be formed as a public company। अगर आपको पब्लिक कंपनी बनाना है तो आपको कितने बंदे चाहिए? 7 या उससे ज्यादा। आगे मुझे सेक्शन नंबर याद है तो हम बीच बीच में सेक्शन नंबर लिखते जाएंगे, तो क्या होगा साहब, जब भी आप भी उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको भी वो चीज याद हो जाएगी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 71 में है। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहां है? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहां है भाई? सेक्शन 2 क्लॉज 71 में, राइट। तो यहां पर क्या बोल रहा है भाई, अगर मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 बंदे चाहिए, 7 और मोर पर्सन्स। आगे अगर मुझे प्राइवेट कंपनी बनानी है तो प्राइवेट कंपनी का जिक्र है 2 क्लॉज 68 में। प्राइवेट कंपनी कैसे बनाते हैं, डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन का जिक्र कहां है यार? सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। यहां पर कितने बंदे चाहिए आपको? 2। यहां पर कितने चाहिए? 7। वर्ड लिखा है पर्सन। क्या यहां पर नेचुरल पर्सन वर्ड है क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो, राइट। वर्ड लिखा है पर्सन। अब पर्सन में तो यार कंपनी भी आती है, हम लोग भी आते हैं, काटो तो खून निकले, मतलब नेचुरल पर्सन भी आता, आर्टिफिशियल पर्सन भी आता। आगे बात करेंगे कि भाई क्या कर सकते हैं हम, क्या 2 कंपनी बनाकर एक तीसरी कंपनी बना सकते हैं क्या? प्राइवेट कंपनी, हाँ या ना? डिपेंड करेगा, आगे बात करते हैं। द कंपनी टू बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी, वो हो गया यहां पर। वन person where the company to be formed is to be the one person company, that is to say a private limited। ओपीसी का जिक्र है सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। अब यार ये एक शब्द लिखा, कौन सा वाला शब्द देखना है? दैट इज टू से अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब ये है कि भाई प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 के इन्होंने 2 हिस्से कर दिए। ये हमारी वेबसाइट है और इस पर आपको ये सारे नोट्स वगैरह मिल जाने हैं, ये टेलीग्राम चैनल पे। चलो अब 2 हिस्से कर दिए, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 62 में ओपीसी का जिक्र है और 2 क्लॉज 85 में
स्मॉल कंपनी का जिक्र है। स्मॉल कंपनी क्या होती है, जब हम डेफिनेशन पार्ट में बात करेंगे तब बात करेंगे, बट फिलहाल आप ये समझ के रखें कि भाई ये कंपनी को हम ओपीसी बोलेंगे, बट इसका मूल नेचर क्या रहेगा, प्राइवेट कंपनी की तरह। ये कंपनी को हम क्या बोलेंगे यार, स्मॉल कंपनी, बट इसका मूल नेचर क्या रहेगा, प्राइवेट कंपनी। अरे भाई शर्मा जी का पोता है तो रहेगा तो वो शर्मा ही ना, आप सरनेम लिखो या ना लिखो, मूल प्रोविजन क्या है, शर्मा जी, शर्मा जी का खून है। अरे वो XYZ लड़की से शादी कर ले तो भी उसका मूल प्रोविजन क्या रहेगा, शर्मा ही। चल ध्यान से, तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये सेक्शन सब सेक्शन 1 में ये कॉन्सेप्ट है, यहां तक आगे बात करें। अच्छा, ये जो आपको बंदे चाहिए, 7 बंदे चाहिए, 2 बंदे चाहिए, 1 पर्सन चाहिए। अब यहाँ 1 पर्सन के आगे और मोर नहीं लिखा, तो मतलब आपको एक ही बंदा चाहिए। ये पर्सन को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे हम कि भाई पर्सन में आर्टिफिशियल आएगा, नेचुरल आएगा, खून काटो तो खून निकले ना निकले, वो सब बात की बातें हैं हमारे पास। ये बंदे क्या करेंगे, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स और हिज नेम्स टू द मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम में जो 6वां क्लॉज है दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, बराबर है। वो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो कुल मिलाकर सब आपको क्या करना है, जो भी बंदा ये कंपनी में मेंबर बनना चाहता है, सिर्फ एग्जांपल मुझे प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो प्राइवेट में कितने बंदे चाहिए, 2, तो वो 2 बंदों की जानकारी यहां पर रहेगी। इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई आपने एमओए को सब्सक्राइब किया, आपका नाम रहेगा, आपका फुल एड्रेस रहेगा, आपका पैन नंबर रहेगा, आपके फादर का नाम रहेगा, आपकी ऑक्यूपेशन रहेगी, राइट। सब्सक्राइबिंग में आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, पैन नंबर एंड ऑक्यूपेशन। ये 5 चीजें तो रहने वाली हैं, बराबर है। यहां तक हुआ एक कॉन्सेप्ट। अभी हमारा सबसेक्शन 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रोवाइडेड दैट, अब ये पर्टिकुलर प्रोविजन ओपीसी के लिए है, इनफैक्ट ये लाइन भी, इनफैक्ट ये लाइन भी। चले, ये लाइन भी। कुल मिलाकर अगर हम मोटा मोटी देखें तो अब यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किस पर लगेगा यार, ओपीसी पर। कंसेप्ट क्या है पहले वो पकड़े, फिर ये प्रोविजन को देखते हैं। लॉ ने बोला यार आपको बनानी है ओपीसी। मैंने क्या करा, एक बंदे ने ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड बना ली। अब लॉ ने बोला यार आप बिजनेस कर रहे हैं ओपीसी वाला, अब आप हो तो सिंगल ही बंदे। अच्छा, ये सिंगल मेंबर जो है, आगे हम बात करेंगे, ये सिंगल मेंबर जो है ये कंपलसरी नेचुरल होना चाहिए। कौन होना चाहिए, नेचुरल। नेचुरल बंदा है तो इसकी डेथ हो सकती है। तो लॉ ने बोला भाई कल के दिन ए चला गया तो यहां पर ये कंपनी का क्या होगा। तो लॉ ने बोला एक काम करो, ये सारा पैराग्राफ जो बात कर रहे हैं, ये 4 पैराग्राफ हम वो नट शेल में बात कर रहे हैं कि हम पढ़ना क्या क्या है हमको। तो लॉ ने क्या बोला यार, एक काम करो यार, ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है, आप मिस्टर एन को पकड़ो, मिस्टर एन की प्रायर कंसेंट ले लो, और मिस्टर एन रहेंगे इस कंपनी में नॉमिनी। क्या रहेंगे इस कंपनी में, नॉमिनी। अब ये मिस्टर ए की या तो डेथ हो गई या ये इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बचे। इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बचे, तो लॉ ने बोला यार इस वाले केस में ये तो बंदा डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, फिर जो नॉमिनी है ये यहां पर मेंबर बन जाएगा। ये नॉमिनी है, ये यहां पर क्या बन जाएगा, मेंबर।
याद रखना, जब तक ए जीवित है, जब तक ए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक एन का सिर्फ नाम डला रहेगा नॉमिनी की तरह, तब तक एन को कोई राइट नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन ए की डेथ हो गई या ये नॉमिनी जो सॉरी आपका सोल मेंबर जो है वो अगर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अरे भाई पागल हो गया बंदा, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, तो इस वाले केस में एन क्या बन जाएगा वहां पर, सोल मेंबर। लॉ ने बोला याद रखना भैया इसकी प्रायर कंसेंट लेना बनाने के पहले। एक बात, दूसरी बात, क्या ये एन जो है ये एन बाद में जो इसने कंसेंट दी थी क्या इसको विड्रॉ कर सकता है क्या? विड्रॉ कर सकता है क्या, हाँ या ना? तो यस, लॉ ने बोला हाँ। अब अगर विड्रॉ कर लिया तो आज के दिन तो कोई नॉमिनी है नहीं, तो भाई ए की जिम्मेदारी है कि तू किसी और को पकड़। ए ने पकड़ा एम को, फिर एम की जानकारी आरओसी को दो, कंपनी को दो, कुल मिला के ये प्रोसीजर पार्ट है। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा ये 4 पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में यही कॉन्सेप्ट बताया गया है आपको। शुरू करें। प्रोवाइडेड दैट, जो भी मेमोरेंडम होगा ओपीसी का, शेल, अरे भाई कोई विकल्प है क्या आपके पास? ना, कंपलसरी नॉमिनी तो चाहिए ही, इसके बिना इनकॉर्पोरेशन संभव नहीं है। Shall indicate the name of the other person. The other person is called as a nominee. With this prior consent, आपको कट्टा रख के नहीं लेना, आपको कंसेंट लेना। ऐसे ही किसी का नाम मत डाल देना, दोस्त बंधु मित्र का, कंसेंट लेना है प्रॉपर। With this prior consent in the prescribed form, एक फॉर्म बताया है। Who shall in the event of subscriber death, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो गई, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए, या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया ए, बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, और यहां पर जो एन है वो क्या बन जाएगा, फिर मेंबर बन जाएगा। एंड दिस रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद द आरओसी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। आपको ये बंदे की एन की रिटन कंसेंट फाइल करनी है आरओसी को कि ये बंदा नॉमिनी बनने के लिए इस कंपनी में तैयार है। एक कंसेप्ट। दूसरा, provided further that such other person may withdraw his consent in such manner as may be prescribed, ये अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है, रूल 4 में हम सब बात करेंगे। Provided also that the member of OPC may at any time change the name of the such other person by giving notice in such manner as may be prescribed। अब देखो ये दो चीजें अलग अलग हैं, यहां पर नॉमिनी जा रहा है, यहां पर मिस्टर ए इसको हटा रहा है। इसने बोला भाई तू हट जा, हम तो एम को अपॉइंट कर रहे हैं एज अ नॉमिनी। तो दोनों के लिए आपके पास प्रिस्क्राइब में कहा जाएंगे हम, जब भी वर्ड प्रिस्क्राइब लिखा हो मतलब हमको भागना है रूल की तरफ, तो रूल 4 ये बात करता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ ओपीसी टू इंटीमेट द कंपनी द चेंज इफ एनी in the name of the other person nominated by him by indicating in the memorandum and otherwise within such time as may be prescribed in such manner as may be prescribed। फिर से रूल 4 की तरफ गए हम। अरे भाई सीधी बात है, फिर ये सोल मेंबर ने अगर एम को अपॉइंट कर लिया तो आपको आरओसी को बताओ, कंपनी को बताओ। द कंपनी शैल इंटीमेट द आरओसी एज चेंज एनी सच चेंज इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी प्रिस्क्राइब तरीका है उसमें। और याद रखना ये प्रिस्क्राइब्ड तरीके में INC 4 वाला फॉर्म है, मतलब अभी पर ने बता दिया ये रूल 4 में हमको यही मिलने वाला है कि भाई जो फॉर्म है वो एक ही फॉर्म है, INC 4। Provided also that any such change in the name of the person shall not be deemed to be the alteration of, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अरे भाई आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर एन को रखा नॉमिनी, अब आपने इस बंदे को हटा दिया, आपने हो गया एम, तो लॉजिकल है ये मेमोरेंडम में लिखा है एन, अब हो गया एम, तो ये चेंज हुआ। बट लॉ ने बोला इसको हम ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानेंगे, इनके कहने पर हम उसको नहीं मानेंगे। अगर ये लाइन नहीं होती then that will be treated as a alteration of memorandum provision। फिर वो सेक्शन 13 खड़ा जाता हमारे सामने। रूल 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3,
द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ अ ओपीसी शेल नॉमिनेट अ पर्सन. सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम मतलब ए, शेल नॉमिनेट अ पर्सन एन आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर रिटन कंसेंट, कि भाई जब तक तेरी डेथ हो गई वगैरह वगैरह वो बंदा नॉमिनी बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, ये यहां पर मेंबर बन जाएगा. आगे, द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड अंडर सब रूल 1, इसमें जो नॉमिनेट किया गया है, shall be mentioned in the memorandum of OPC and such nomination details along with the consent of such nominee shall be filed in form. ये कौन से फॉर्म में फाइल करनी है? स्पाइस 32 में, स्पाइस प्लस में, INC 32 में, as a declaration and the said form along with the fee as may be prescribed shall be filed with the registrar at the time of incorporation of the company along with its memorandum and articles. राइट. तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है भाई कि भाई नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड अंडर रूल 1, जो रूल 1 में हमने बनाया है वो वाले पर्सन को अपन को क्या करना है, उसकी इंफॉर्मेशन INC 32 में फाइल करना है. मतलब सीधी बात है, जब आप इनकॉर्पोरेशन करोगे ओपीसी का, उसमें एन की भी इंफॉर्मेशन जाएगी. द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सब्सक्राइबर्स और मेंबर ऑफ ओपीसी में विड्रॉ हिज कंसेंट, किसकी बात कर रहे हैं अपन? एन की. by giving a notice in writing to such sole member हमारे एग्जाम्पल में A and OPC, ये N अगर छोड़कर जाता है, दो लोगों को बताना है, एक A को और एक OPC को. अब आप ये मत बोलना कि सर A और OPC एक ही तो है. भाई सोलोमन वर्सेस सोलोमन प्रोविजन क्या बोलता है कि भाई दोनों को हम अलग अलग मानते हैं, इसलिए आपको दो लोगों को नोटिस देना है N को. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द सोल मेंबर शेल नॉमिनेट अनदर पर्सन. अच्छा, सोल मेंबर मतलब ए, अनदर पर्सन मतलब अब हमारे केस में एम आ गया. आपको नॉमिनेट करना है कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर. रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल शेल सेंड अ इंटीमेशन ऑफ सच नॉमिनेशन इन राइटिंग टू द कंपनी अलोंगसाइड रिटन कंसेंट शेल बी फाइल्ड सो नॉमिनेटेड इन विच शेल बी फाइल्ड इन फॉर्म INC 4 में बताना है. बराबर है, इंपॉर्टेंट चीज है. जो सोल मेंबर है आपको क्या करना है भाई? से फॉर एग्जांपल सोल मेंबर को 1 जनवरी 2025 को एन का विड्रॉल लेटर मिला. लॉ ने बोला भाई तेरे को नॉमिनेट करना है इसको 15 दिन के अंदर. अनदर पर्सन इज नॉमिनी विद इन, और आपको हाथों हाथ इंटीमेशन भी भेजना है किसको? कंपनी को, कि हमने एम का अपॉइंटमेंट कर लिया है. ये कौन से वाले फॉर्म में? INC 4 में. करेक्ट. और कंपनी फाइल करेगी 30 दिन में ROC को INC 4 वाले फॉर्मेट में. पहले 3-4 हुआ करता था, बाद में चेंज कर दिया, अब एक ही फॉर्म चलता है आपका. द कंपनी शेल विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट सब रूल 3 में फाइल विद द रजिस्ट्रार अ नोटिस ऑफ सच विड्रॉल ऑफ कंसेंट एंड द इंटीमेशन ऑफ द नेम ऑफ अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सोल मेंबर. फॉर्म कौन सा है? INC 4 में अलॉन्ग विद द फीस. आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी बॉस. INC 4 है. द सब्सक्राइबर्स और द मेंबर ऑफ OPC में by intimation in writing to the company change the name of the person nominated by him at any time for any reason including in the case of death or incapacity of contract of nominee. Nominate other person, same concept है कि जो वो दूसरा पर्सन आप किसी को नए को नॉमिनेट कर सकते हैं. फॉर्म नंबर सेम रहेगा INC 4 में. कंसेंट लेकर डिक्लेरेशन फाइल कर दो यार. बराबर, आप बाद में चेंज कर सकते हैं. प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शेल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच इंटीमेशन, आपको भी ROC को फाइल करना है 30 दिन के अंदर. फॉर्म नंबर कौन सा है? याद रखना, ROC को फाइल करने की जिम्मेदारी तो कंपनी की ही है. फॉर्म नंबर भी सेम रहेगा INC 4, बट यहां पर सोल मेंबर और नॉमिनी की जिम्मेदारी है कंपनी को बताने की, कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो. Where the sole member of OPC ceases to be the member in the event of death or incapacity. For example, A अब नहीं रहा, A की हो गई डेथ. अब क्या?
हिज नॉमिनी बिकम्स द मेंबर ऑफ 1 ओपीसी, तो नॉमिनी बन जाएगा वहां पर मेंबर एन, हमारे एग्जाम्पल में। सच न्यू मेंबर शेल नॉमिनेट, और भाई कल के दिन से फॉर एग्जाम्पल 1 जून 2025 को एक ही हो गई डेथ, तो क्या होगा, 1 जून को एन क्या बन गया, मेंबर, और यहां से 15 डेज में तुझे एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा एम, 15 डेज के अंदर। A person who shall in the event of death or incapacity to contract become the member of such company, और कंपनी को फाइल करना है आरओसी को INC 4 में 30 दिन के अंदर। मतलब याद है आपको, 2-3 चीजें हैं, बहुत ध्यान से सब। रूल 4 में कितने रूल हैं यार, 6 तरीके के अलग अलग रूल्स की बात करी गई है। देखो, नॉमिनी ने कंसेंट विड्रॉ कर ली, मेंबर नॉमिनेट करेगा नए पर्सन को, कंसेंट कितने दिन में देना है आपको, अपॉइंट करना है 15 डेज में। कंपनी फाइलिंग आफ्टर विड्रॉल चेंज, रूल 44 या 45 क्या बोलता है, INC 4 प्लस फीस 30 दिन में देना है कंपनी को, आरओसी को कब तक बताना है, 30 दिन में। ये हो गया। न्यू मेंबर आफ्टर डेथ और इनकैपेसिटी 4-6 क्या बोलता है, तो भाई आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा एम को, क्योंकि एन क्या बन गया यहाँ पर, सोल मेंबर, 15 डेज में देन फाइल करो। और ये फाइल कौन करेगा यार, कंपनी फाइल करेगा किसको, आरओसी को। चेंज इन नॉमिनी वॉलेंट्री है, 4-5 में क्या बोल रहा है, INC 4 30 दिन में आरओसी को बताना है। और इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर 4-2 में स्पाइस वाले फॉर्म में जाएगा, कंसेंट जाएगा एट द इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। ये वाला अभी तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ है, सबसेक्शन 1। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 प्लस हमने पढ़ा रूल 4, और रूल 4 में भी भाई ये अलग अलग तरीके के सब रूल 1 to 6 है, राइट। ये सिचुएशन है जो आपके सामने डिस्कस की गई। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे। सबसेक्शन 2, अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन 1 में ईदर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एन अनलिमिटेड कंपनी, ये रहेगा यहाँ पर। जो भी कंपनी फॉर्म हुई है सबसेक्शन 1 में, वो किस, अच्छा ये नेचर ऑफ लायबिलिटी है, ये नेचर ऑफ लायबिलिटी है। इट कैन बी अ लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन, अडेप्टेशन। In case of a specified IFSC public company, subsection 2 of section 3, the following proviso shall be inserted, namely, provided that specified IFSC public company shall be formed only as a company limited by shares। IFSC पब्लिक कंपनी और किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती है, ना तो गारंटी ना ही अनलिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स। IFSC प्राइवेट भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये चीज याद रखना, एग्जाम में आ जाए चक्कर घुमाने वाला, ध्यान रखना। IFSC कंपनी है तो भाई सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स वाली ही बन पाएगी, मतलब गारंटी कंपनी, अनलिमिटेड वाली कंपनी नहीं बन पाएगी। क्वेश्चन बैंक में देखें अपन क्या क्या क्वेश्चन है। लेट नॉमिनेशन आफ्टर विड्रॉल, अब ध्यान से कुछ कुछ केसेस हैं आपके सामने, केस स्टडीज फॉर्मेट में हम डिस्कस करना चाहेंगे। फैक्ट्स, पहला, रजत ने फॉर्म करी ओपीसी ऑन 1 जनवरी 2025 को, नॉमिनेट करा दिव्या को। चले, एक है साहब आर कौन है यार, सोल मेंबर, और नॉमिनी कौन है भाई, दिव्या। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो इस तरीके से सॉल्व करना डायग्राम में। दिव्या विड्रॉ करी कंसेंट 1 जून को, इन्होंने कंसेंट विड्रॉ कर ली 1 जून को। तो यार प्रोविजन क्या बोलता है, 15 दिन के अंदर इसको नया बंदा सर्च करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल से। तो यहां से 1 जून को विड्रॉ करा तो नया पर्सन सर्च करना पड़ता है एज पर द प्रोविजन जो हमने पढ़ा है रूल में, 15 डेज के अंदर। रजत ने नॉमिनेट करा दूसरे बंदे को 30 जून को, 15 दिन के अंदर करना था।
15 जून 16 जून मान लो आप यहां से, राइट। तो आपने कब करा साहब? 30 जून को। गलत करा लॉजिकल, 15 डेज में करना चाहिए। कंपनी ने फाइल कर दिया 10 जुलाई को। वायलेशन नंबर 1 रूल 43 का, न्यू नॉमिनी मस्ट बी अपॉइंटेड 15 दिन के अंदर, ड्यू डेट 16 जून। 2 साल से काउंट करोगे ना भाई। वायलेशन 244 में कंपनी को फाइल करना था आरओसी के पास 30 दिन के अंदर, डेट क्या थी? 1 जुलाई, 10 जुलाई को फाइल करा। बोर्ड डेडलाइन मिस्ड, पेनल्टी इसमें तो नहीं है पेनल्टी, बट सेक्शन 440 हमारे पास जो बात करता है रेजिडेंट पेनल्टी। अगर किसी सेक्शन में पेनल्टी नहीं है तो भैया सेक्शन 450 वाले में 10,000 रुपया प्लस 1,000 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख रुपए या 50,000 ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इफेक्ट क्या होगा? नॉमिनेशन रिमेन्स वैलिड बट डिलेड, ओनली प्रोसीजरल डिफॉल्ट। नॉमिनी इनवैलिड नहीं होगा, जो नॉमिनी अपॉइंट हुआ है उसका अपॉइंटमेंट वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड रहने वाला है। केस 2, डेथ ऑफ सोल मेंबर। फैक्ट्स, अर्जुन सोल मेंबर है और अर्जुन चला गया भैया 15 अप्रैल को। नॉमिनेट रवि बिकम्स ए मेंबर, और जो रवि था वो यहाँ क्या बन गया? मेंबर। रवि ने नॉमिनेट कर दिया अदर पर्सन को 15 जून को गया, आपको भी नॉमिनेट करना था भाई 15 दिन के अंदर, आपने करा 2 महीने के अंदर। गलत है। कंपनी ने फाइल कर दिया, ये भी गलत कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट है भाई, आपको याद रखना है, नॉमिनेट भी करना है 15 डेज के अंदर। मेरे ख्याल से सिचुएशन समझ में आ रही है। फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ नॉमिनी, मीरा डिजाइन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड चेंजेस नॉमिनी 3 times in a year, each time filing INC 4. Fifth proviso to subsection 131, change of nominee is not equal to alteration of MOA, नहीं मानते हैं। अवॉइड रिपीटेटिव MOA ऑल्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी इसलिए मना किया कि इसको हम ऑल्ट्रेशन नहीं मानेंगे, वरना बार बार तुम फाइल करते रहोगे। बस आपकी जिम्मेदारी है कंपनी की, भैया INC 4 30 दिन में आरओसी को फाइल कर दें। मिसिंग कंसेंट ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, प्रकाश लिस्ट अनिल एज नॉमिनी इन MOA बट फेल्स टू अटैच, अरे कंसेंट नहीं INC स्पाइस में। प्रोसीजर नॉट फैटल, इनकॉर्पोरेशन रिमेन्स वैलिड। मिसिंग कंप्लेंट आपको GNL 2 के थ्रू फाइल करनी पड़ेगी, आपका आप इनकॉर्पोरेशन इनवैलिड नहीं होगा। एग्जाम में समझ में आ जाए। अच्छा, बट ये पेनल्टी वगैरह लग सकती है सेक्शन 450 वाली। आरओसी में अलाउ रेक्टिफिकेशन बट नॉट वॉइड एब एन इशू। 2-person OPC arrangement, Aman wants to be a sole member, Bharat nominee, both agree to share profit 50-50। OPC में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर रहेगा, 100% वो पैसा ले जाएगा। बेसिक फंड है, मूल भावना है इसकी। आप क्या कर रहे हैं? 50-50 ज्वाइंट वेंचर कर लिया, गलत है। प्रॉफिट शेयरिंग कन्वर्ट्स नेचर टू पार्टनरशिप फॉर्म, बिल्कुल सही है। फॉल्स डिक्लेरेशन वगैरह दिया, ड्यूअल ओनरशिप अलाउड नहीं है। केस 6, 1 person owing 2 OPC, विवेक ऑलरेडी ओन विवेक ट्रेडर्स OPC नाउ वांट्स टू, अरे भाई पॉसिबल ही नहीं है, 180 दिन में अलाउड, ये प्रोविजन का हम डिस्कशन करेंगे। A natural person cannot be a member or nominee in more than 1 OPC, not allowed। If wife become member, Vivek nominee, allowed only if each is linked to the 1 OPC, सिर्फ और सिर्फ एक OPC, with one exception 180 days वाला हम बाद में बात करेंगे। Wrong form used, company uploaded INC 4 instead of INC 32 during incorporation, ROC still issued COI। Treated as a substantial compliance, ROC can rectify under section 396 via GNL 2। No need for reincorporation, penalty वगैरह लगेगी क्योंकि आपने डिक्लेरेशन गलत दिया। Notice only to company, रोहन नॉमिनी रोहन विड्रॉ कंसेंट बट सेंड नोटिस ओनली टू कंपनी, उसने सीमा सोल मेंबर को नहीं भेजा, गलत है। नोटिस दोनों को भेजना है भाई आपको। पार्शियल इनवैलिड, पार्शियल नोटिस इज इक्वल्स टू इनवैलिड। विड्रॉल इनइफेक्टिव, विड्रॉल क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव। आरओसी में पेनलाइज कंपनी इफ इट फेल्स टू क्लैरिफाई और एक्ट बट नॉमिनी नॉट लाइबल। प्रॉपर री नोटिस नीडेड बिफोर फाइलिंग INC 4, आपको फिर से नोटिस रिक्वायर्ड होगा INC 4। केस 9, अनलिमिटेड OPC बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, अलाउड है लॉ में। 3(2) साफ साफ अलाउ करता है, 3(2)C। फॉल्स नॉमिनी नेम, सब्सक्राइबर्स लिस्ट अ फॉल्स नॉमिनी नेम विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। तो सेक्शन 7(5) हम बाद में बात करेंगे सब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में।
फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो भैया अच्छी लंबी चौड़ी पेनल्टी है, 447 तक लग जाता है वहां पर। 77 आरओसी कैंसिल कर सकता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसिक्यूशन चालू कर देगा, इम्प्रिजनमेंट 6 महीना और फाइन वगैरह आपके ऊपर लग जाएगा, जीएनएल थ्रू के थ्रू करेक्शन होगा। ये आपको सिचुएशन वाइज शॉर्टकट में बताया है। नॉमिनी ने विड्रॉ कर दिया, नया नॉमिनी 15 डेज के अंदर ले आओ, आरओसी आईएनसी 4 फाइल कर दो, कंपनी इन्फॉर्म आरओसी आईएनसी 4 30 दिन के अंदर, नया मेंबर आफ्टर डेथ इनकैपेसिटी 15 डेज 30 डेज, 15 डेज यहां से 30 दिन यहां से, इनिशियल कंसेंट एंड इनकॉर्पोरेशन आईएनसी 32 जो स्पाइस वाला फॉर्म है हमारे पास में। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास कौन सा था यार, सेक्शन 3 में सब सेक्शन कितने हैं, 1 एंड 2, 2 में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में रूल कौन सा है 4, और इस रूल के साथ में सब रूल हैं 6, करेक्ट। सब रूल कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं आपके पास में। तो ओवरऑल ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का। राइट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाले में ये आपके पास रूल सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 के साथ रूल 4 है, और रूल 4 में सब रूल आपके पास 6 हैं। राइट, तो ये हमारे पास सेक्शन 3 जिसके साथ हमने 10 अलग अलग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं, और आपके पास रूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम में कितने अपॉइंटमेंट होना है, और एज सच कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 3 वाला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 3A। थैंक यू।